हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस। हमारे पिछली क्लास में हमने कोशिकांग शुरू किए हुए थे। कोशिकांग में हमने दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने हरित लवक यानी प्लास्टिड्स पढ़े थे और उसके साथ हमने लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया। तो अब हम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग स्टार्ट करते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में जैसे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो जाएगी, गोल्जी काय हो जाएगा, हमारे पास लाइसोसोम आ जाएगा, इसके अलावा वैक्यूल्स आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्णवी जालिका, जिसको शॉर्ट में हम ईआर भी कहते हैं। ईआर वास्तव में क्या होता है, जैसे हम एक सेल की बात करें तो कोशिका के अंदर सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और केंद्र के आसपास, जैसे ये केंद्र झिल्ली केंद्र हो गया और इधर हो गए हमारे पास कोशिका झिल्ली। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य इस तरह से जालिका युक्त कह सकते हैं जालनुमा नलिकाकार संरचना फैली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईआर। तो ये मतलब कह सकते हैं पोजीशन कहाँ है, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच में एक अनियमित एकल कला युक्त, इंपॉर्टेंट क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है और एक नलिकाकार संरचना है, जिसमें अलग अलग प्रकार की नलिका पाई जाती है, जो हम उसकी संरचना में पढ़ेंगे। ये लगभग सभी प्रकार की यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होती हैं। लेकिन क्या है कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें भी क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर ईआर नहीं पाई, जैसे कि मैच्योर आरबीसी में, मतलब परिपक्व आरबीसी यानी परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, जो ईआर है वो अनुपस्थित होती है। इसके साथ साथ ओवम में भी क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। तो बाकी सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। और जिन कोशिकाओं में स्पेशली जिनमें प्रोटीन या कह सकते स्त्रावण का अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि जिन कोशिकाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, तो उन कोशिकाओं में ईआर की मात्रा अधिक होती है। तो अब हम इसकी खोज की बात करते हैं। तो गार्नियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा, लेकिन उस टाइम जब इन्होंने देखा तो इसको ईआर नाम नहीं दिया, इन्होंने इसको नाम दिया अर्गेस्टोप्लाज्म। अर्गेस्टोप्लाज्म इनको नाम दिया और ईआर नाम इसको किसने दिया, कीथ पोर्टर ने दिया था। और इसलिए अगर आपको सिंपली क्वेश्चन आए कि खोजकर्ता कौन है ईआर के, तो हम क्या बताएंगे कि कीथ पोर्टर। ज्यादातर यही क्वेश्चन सिंपल इसका नाम पूछा जाता है, तो पोर्टर इसका आंसर हम दे देते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं संरचना की। तो संरचना में इसमें 3 प्रकार की छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जैसे कि वेसिकल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं। तो उनको हम पढ़ते हैं। तो ईआर की संरचना पढ़ते हैं। ईआर 3 भागों से मिलकर बनी होती है। वैसे तो देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन इसमें छोटे छोटे 3 भाग हो गए। जैसे ये एक लंबी चपटी अशाखित समूह में उपस्थित होती है और इनपे ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है वो है राइबोसोम, इसलिए किस प्रकार की है, खुरदरी है। दूसरी है, इनमें बीच बीच में कैसी होती, गोलाकार थैलीनुमा पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, ये इस तरह से, जिनको वेसिकल्स या पुट्टिकाएं कहा जाता है। और तीसरे प्रकार की संरचनाएं होती है, वो होती तो नलिकाकार है, लेकिन वह कैसी होती है, शाखित होती है और उन पे कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते और उनको क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। अब क्या होता है, आपको हमने यहाँ पे बात की कि जो ईआर होता है, जैसे कि अगर हम संरचना की बात करें तो जैसे हमारे पास ये केंद्रक हो गया कोशिका में, इसके आसपास इस तरह से हमारे पास ईआर उपस्थित होती है। जैसे बीच बीच में ये हमारे पास होगी चिकनी वाली, बीच बीच में इस तरह से, इससे ये मुकुलन के बाद में ये पुट्टिकाएं बन जाती हैं और कहीं कहीं पर ये लंबी और अशाखित संरचनाएं पाई जाती है, जिन पे इस प्रकार से राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर है, अंतःद्रवी जालिका है, वो व्यवस्थित होती है। तो अब जैसे कि इसके ऊपर राइबोसोम है या राइबोसोम नहीं है, इस बेसिस पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि ईआर है, वो 2 प्रकार की हो गई। एक तो होती है स्मूथ यानी चिकनी और दूसरी होती है रफ यानी कि खुरदरी। अब इस चिकनी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर राइबोसोम नहीं हो
यानी कि अनुपस्थित हो, जिस ईआर पर राइबोसोम अनुपस्थित हो वो कैसी होती है, चिकनी। और जिन ईआर पर इस प्रकार से राइबोसोम उपस्थित हो, राइबोसोम प्रेजेंट हो, तो इन पे जो राइबोसोम उपस्थित है या नहीं है, इस बेसिस पे हमारे पास जो ईआर है वो दो प्रकार की हो जाती है। एक तो होती है चिकनी यानी स्मूथ, और एक खुरदरी यानी कि रफ। तो जैसे कि अब ये जैसे राइबोसोम उपस्थित हैं, तो इसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर की संरचना थोड़ी कणिकाकार होती, एक समान सरफेस नहीं होती। और दूसरी जो एंडोप्लाज्म की जिसपे कोई प्रकार की राइबोसोम नहीं है, तो वो कैसी स्मूथ यानी चिकनी दिखाई देती है। ये कैसी होगी, खुरदरी, और ये कैसी होगी, चिकनी। तो खुरदरी का मतलब कि इसके ऊपर ये छोटे छोटे क्या उपस्थित हैं, राइबोसोम। अब आप दो तरह की बात है, या कि जैसे ईआर कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। कौन कौन सी, खुरदरी और दूसरी चिकनी। अब जैसे कि अब आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से खुरदरी है, तो उसका मतलब उस पर राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इसलिए ईआर भी क्या करेगी, यानी खुरदरी ईआर क्या करेगी, राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन का निर्माण करती है। जबकि जो चिकनी ईआर होती है उस पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो क्या करती है, लिपिड यानी कि वसाओं के संश्लेषण से संबंधित होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ईआर के दो प्रकार है। अब हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपर्दवी जालिका के कार्य। तो इसके काफी कार्य हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं पहले कार्य, कोशिका का अंतःकंकाल। क्योंकि वास्तव में कोशिका क्या होती है, एक सॉफ्ट ऑर्गन है, तो उसके अंदर जैसे कि ये सब सेल ऑर्गन अलग अलग जगह होती है। तो जो ये अंतःपर्दवी जालिका, ये पूरी कोशिका के केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसका अंतःकंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन मिलकर बना, जिसके अंदर ये कोशिका द्रव्य भी हो गया, कोशिका झिल्ली भी होगी, केंद्रक भी, उनके साथ मिलकर क्या करती है, ये अंतःकंकाल का निर्माण करती है, जिससे को एक तरह से ये यांत्रिक कह सकते हैं मजबूती भी प्रदान करती है कोशिका को। दूसरा, हमने दो प्रकार की ईआर की बात की थी, खुरदरी यानी कि रफ ईआर और स्मूथ यानी कि चिकनी एसईआर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो खुरदरी ईआर में क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स को हमें पता है क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और वो राइबोसोम पाए कहाँ जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, कौन सी, रफ ईआर क्या काम करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इसके बाद में दूसरी जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, यानी कि चिकनी ईआर यानी स्मूथ ईआर क्या काम करती है, लिपिड्स जैसे कि ग्लाइकोजन, इसके साथ साथ स्टीरॉइड्स, इन प्रकार के जो वसीय पदार्थ हैं उनका संश्लेषण कौन करती है, स्मूथ ईआर करती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो ईआर होती है उसके मुकुलन यानी बडिंग से, यानी इसके ये भाग टूटकर कुछ विशेष पदार्थों से युक्त होकर इससे दूर चले जाते हैं, और इनसे लाइसोसोम व गोल्जी इकाई का निर्माण होता है। तो अपने कह सकते हैं कि लाइसोसोम और गोल्जी इकाई का निर्माण भी किससे होता है, ईआर के द्वारा ही होता है। और जब कोशिका विभाजन होता है उस समय जो कोशिका, दोनों कोशिकाओं के बीच जो सेल प्लेट बनती है, कोशिका पट्टिका बनती है, उसके अंदर भी जैसे कि गोल्जी इकाई और ईआर ये सब मिलकर इस कोशिका पट्टी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ये उस गोल्जी इकाई के साथ साथ ये भी उस कार्य को करती है। तो सेल प्लेट के निर्माण में कौन भाग लेता है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग लेती है। इसके बाद ये बात होगी कि लाइसोसोम गोल्जी इकाई का निर्माण भी किससे होता है, अंतःपर्दवी जालिका से होता है। अब क्या है, जो ये पाई जाती है केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक, तो केंद्रक से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लेकर जाती है कहाँ तक, कोशिका झिल्ली तक, या कोशिका झिल्ली से कोशिका के बाहर से आने वाले पदार्थों को विभिन्न कोशिकांगों तक, यानी हर जगह कोशिका में कौन पहुंचाती है, अंतःपर्दवी जालिका। यानी कि कोशिका केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों का क्या करती है, विनिमय करती है, यानी कि आदान प्रदान कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो ये हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं गोल्जी इकाई। तो गोल्जी इकाई में हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी खोज। तो कैमेलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, और उन्हीं के नाम पे इसको गोल्जी इकाई नाम दिया।
और कैमिलियो गोल्जी ने इनकी खोज कहाँ की थी? उल्लू की नर्व सेल में, यानी तंत्रिका कोशिका में। तो उल्लू की तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की, लेकिन इसके बहुत सारे नाम अलग अलग जैसे साइंटिस्ट ने दिए, जैसे कि इसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसको गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। ये तो गोल्जी नाम पे हो गए। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम, जैसे कि इसको लिपोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है, जो उसके आगे जो उसकी सिंथेसिस है या संश्लेषण पे निर्भर करता है। इसके साथ इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, इसको ईडियोसोम। ये नाम इनके वसा के संश्लेषण के आधार पर इसको दिए गए हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, तो लिपोकॉन्ड्रियन, डिक्टियोसोम एंड ईडियोसोम, ये गोल्जी काय को ही कहा जाता है। तो अब अपने जैसे ऑप्शन में आ जाए कि गोल्जी काय के अन्य नाम हैं, तो उसमें ये आ सकते हैं। तो गोल्जी काय की संरचना परिवर्तनशील होती है। इसका आकार एक कटोरी नुमा होता है, जिसकी ऊपरी सतह होती है वो उत्तल होती है और नीचे वाली सतह कैसी होती है? अवतल होती है। ये स्टार्टिंग में बनने वाली फेस होती है, इसलिए फॉर्मिंग से इसे फेस समपक्ष सतह भी कहते हैं और सिस फेस भी कहा जाता है। धीरे धीरे मैच्योर होते हुए इसके ऊपर एक स्टेप दूसरे स्टेप जुड़ते जाते हैं और ये सतह नीचे आती जाती है, तो इसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं या ट्रांस फेस कह देते हैं या अवतल सतह, जो कि इसके आकार की हो। इसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ गोलाकार संरचनाएं जो इन्हीं सिस्टर्नी से आगे बन जाती है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लेकर इससे अलग होती हैं। उन संरचनाओं को जो गोलाकार थैलीनुमा संरचनाएं, उन्हें वेसिकल्स या पुट्टिकाएं कहा जाता है, और जो नीचे शाखित नलिकाकार संरचनाएं होती हैं उन्हें ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इनमें वास्तव में क्या होता है, जो जिन पदार्थों का संश्लेषण गोल्जी काय में होता है वो पदार्थ इनमें भरे जाते हैं और उन पदार्थों को ये भरकर धीरे धीरे गोल्जी काय से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है और इन पदार्थों को कोशिका द्रव्य में विसर्जित कर देती है, या जहां पर कोशिकाओं को आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचा देती है। तो गोल्जी काय इस प्रकार से लाइसोसोम का भी निर्माण करती है, क्योंकि लाइसोसोम्स का निर्माण गोल्जी काय से होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। तो जो ये मैच्योरिंग फेस है, इसी से इसका ये जो हम कह सकते हैं जो पुट्टिकाएं हैं या नलिकाएं हैं, वो इसी भाग से अलग होकर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण का काम करती है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो गोल्जी काय का जो मेन फंक्शन क्या है वो है स्त्रावण, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करना, सिक्रीशन करना, और जहां पर या जिन कोशिकाओं या जिन अंगों में स्त्रावण की मात्रा अधिक होती है वहां पर गोल्जी काय की संख्या अन्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है, जैसे कि अग्नाशय कोशिकाएं होगी या और जो ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होगी, मेमरी ग्लैंड्स होगी, जहां पर भी संश्लेषण या स्त्रावण का कार्य करते हैं वहां पर गोल्जी काय अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं गोल्जी काय के कार्य की। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? स्त्रावण यानी सिक्रीशन। तो जो गोल्जी काय है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इन पदार्थों का स्त्रावण करती है। तो इसलिए जो कोशिकाएं जो कि स्त्रावण का कार्य करती है या जो विभिन्न प्रकार के रसों का स्त्राव करती है, जैसे कि अग्नाशय कोशिकाएं हो गई, जैसे कि स्तन ग्रंथियां हो गई, जैसे कि इसके अलावा जैसे कि स्तन ग्रंथियां होगी, श्लेष्म यानी कि जो अग्नाशय या फिर कह सकते हैं आहार नाल में विभिन्न पदार्थों का जो स्त्रावण करती हैं, उन कोशिकाओं में क्या होता है? गोल्जी काय की मात्रा अधिक होती है, जो कि प्रोटीन, लिपिड्स, इनके स्त्रावण को प्रेरित करती है। तो ये क्या करती है? इन जो जैसे कि प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, उन सभी पदार्थों को सिस्टर्नी क्या करती है? छोटी छोटी थैलियों में या पुट्टिकाओं में भरकर उनको अपने से अलग कर देती है और ये पुट्टिकाएं विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। अब दूसरा ये बहुत मेन फंक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु है, उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे जिसे कहते हैं हम एक्रोसोम। तो एक्रोसोम वास्तव में किससे बनते हैं? गोल्जी काय एकत्रित होकर ही इसका निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। इसके बाद में ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कोशिका पट्टिका। ये तो हम शुरू से ही बात करते हैं, जब कोशिका पट्टिका बनती है तो उसके अंदर अंतःपर्दवी जालिका,
लाइसोसोम, गोल्जी इकाई और भी जो छोटे छोटे कोशिकाओं वैक्यूल्स वगैरह को टूट कर मिलकर क्या बनाती है, कोशिका पट्टिका। तो यहाँ पर गोल्जी इकाई भी उसमें भाग लेती है। तीसरा है पेरोक्सीसोम व लाइसोसोम। जो अन्य कोशिकाएं होते हैं, एक तो पेरोक्सीसोम है, लाइसोसोम है, वो भी क्या होते हैं, जब इसकी पुट्टिकाओं में विभिन्न प्रकार के लाइसोजाइम भर जाते हैं तो उस प्रकार की जो पुट्टिकाएं हैं वो लाइसोसोम का कार्य करने लग जाती है। तो इस प्रकार लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम का निर्माण कौन करती है, गोल्जी इकाई करती है। इसके अलावा क्या होती है, जो ये लिपोप्रोटीन है उसका भी संश्लेषण करती है और ये लिपोप्रोटीन क्या करती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का निर्माण में भाग लेती है। तो ये तो थे हमारे पास गोल्जी इकाई के कार्य। तो आज हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के साथ हमारी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।